हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एमिनेंस क्लासेस फैमिली पर। दोस्तों, हम अभी तक गेट 2020 सॉल्यूशन सीरीज में फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर और इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल सब्जेक्ट के बाद थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट को लेकर आए हैं। इस सब्जेक्ट के जो भी न्यूमेरिकल्स गेट 2020 में पूछे गए थे, उन सभी को हम देखेंगे और जानेंगे कि उसमें किस तरीके के कॉन्सेप्ट यूज करे थे और उससे आप अपनी तैयारी को कैसे बेहतर कर सकते हैं और अच्छे से। और आपको जो भी कंफ्यूजन है अपने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो इस वीडियो के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी की थर्मोडायनेमिक्स की बहुत सारी कंफ्यूजन कम हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमको आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियोस बना सकें और आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। गेट 2020 में पहला क्वेश्चन जो थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया था, वो था क्वेश्चन नंबर 19। एक नंबर का ये क्वेश्चन था, 1 मार्क का। तो क्वेश्चन में पूछा गया था सिंपली मोल फ्रैक्शन एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट आपको दिया गया था x1 एंड गामा 1, और जीई को बोला गया था एक्सेस मोलर गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द मिक्सचर। तो आपको ये बताना था कि इन जो फॉलोइंग ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमेशा ट्रू होगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो आपको सिंपली इस क्वेश्चन में करना ये था कि आपको एक्सेस गिव्स फ्री एनर्जी और जो इसके मोल फ्रैक्शन और एक्टिविटी कोफिशिएंट में रिलेशनशिप होता है, अगर आपको वो पता है, तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए हार्डली 30 सेकंड लेंगे। और आप ये भी पता कर सकते हैं, क्योंकि अब गेट 2021 से गेट का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है और उसमें एमएसक्यू इंट्रोड्यूस हो गए। तो ये जो क्वेश्चन है वो एमएसक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सेस गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप इसका रिलेशनशिप कैसे जानते हैं? तो ये होता है जीई इक्वल टू आर टी समेशन ऑफ एक्स आई एल एन गामा आई। यानी कि रिस्पेक्टिव मिक्सचर, यानी कि वन कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट, उसमें जितने भी कंपोनेंट मिक्स होते हैं एक लिक्विड मिक्सचर में, उन सभी का सम, ओके, और इक्वल होता है जी के। तो यहाँ पर आपको सिंपली बोला गया है जी बाई आर टी और गामा वन। और आप यहाँ पर सबसे पहले नोट करिए, सभी लिमिट x1 के टर्म्स में दिए, यानी आपको एक कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको देखना है। और सभी में बोला गया है x1 टेन टू वन, x1 टेन टू वन, ओके। दो कंपोनेंट का मिक्सचर के लिए इस फॉर्मूले को जनरलाइज कर लीजिए। तो ये बन जाएगा जी बाई आर टी इक्वल टू एक्स वन एल एन गामा वन एंड x2 ln गामा टू। ओके, यहां तक बात क्लियर है। अब यहां पर आप लिमिट ले लीजिए। लिमिट क्या होगी? x1 टेन टू वन। तो एक बार लिमिट आप जी बाई आर टी पर लीजिए और एक बार लीजिए गामा वन पर। तो आपको यहाँ पर ये बात पता होना चाहिए, जब आप किसी भी कंपोनेंट को प्योर करते हैं, तब उस कंडीशन में उसके रिस्पेक्टिव जो भी एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट को प्योर स्टेट में ले जाऊंगा, तो उसका एक्टिविटी कोफिशिएंट भी 1 हो जाएगा। एंड सिमिलरली, अगर मैं x1 को 0 करूंगा, तो उसके रिस्पेक्टिव x गामा 1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं दोनों कंडीशंस को आप यूज करिए और अपने ऑप्शंस को यहाँ पर एनालिसिस करिए। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप g बाई आर टी पर लिमिट लीजिए। ओके, यहाँ पर आप लिखिए लिमिट x1 टेन टू वन। x1 टेन टू वन का मतलब है x1 इज 1 एंड x2 इज 0। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू आपने 1 रख दी, एंड इसके रिस्पेक्टिव जो गामा होता है एक्टिविटी, वो 1 हो जाएगा, एंड x2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ln1 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है? वो होती है 0। तो यहाँ पर हो गया लिमिट x1 टेन टू वन एंड जीई बाई आर टी इक्वल टू 0। ये आपकी वैल्यू निकल कर आ गई। ये हो गया आपका आंसर, और ये हो गया ऑप्शन ए करेक्ट।
देखिए ऑप्शन ए में क्या बोला है, लिमिट x1 टेंड टू 1 जी बाई आर टी इक्वल टू 0। लेकिन आपको ये भी समझना जरूरी है कि ये 0.5 तो आप छोड़ दीजिए। अगर यहाँ पर मैं ये लिखता कि लिमिट x1 टेंड टू 0, ओके, एंड तब मैं अगर जी बाई आर टी की वैल्यू पूछता, अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता, ओके, इफ क्वेश्चन विल आस्क टू यू x1 इक्वल टू 0, तब भी इस कंडीशन में आप रखते तो x1 तो 0 हो गया, प्लस x2 की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर, एंड उसके रिस्पेक्टिव जो गामा होगा उसकी वैल्यू भी 1 होगी। यानी कि अगर x1 टेंड टू 0 होगा तब भी जीई बाई आर टी की वैल्यू 0 होगी। आपको ये वाली बात भी पता होना चाहिए इस क्वेश्चन से, ओके। एंड जो दो ऑप्शन और हैं, तो वहां पर आप सिंपली देखिए, अगर x1 टेंड टू 1 है तब गामा 1 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, एंड अगर लिमिट x1 टेंड टू 0 है तब गामा 1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये जो आपके केस हैं ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, क्योंकि अब जो पैटर्न आएगा वो MSQ का आएगा, और MSQ से अगर आप फेमिलियर नहीं है तो आपको मल्टीपल सिलेक्ट करना है, आपको ये पता होना चाहिए। यानी कि गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके मोर देन वन आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका राइट आंसर। आपको ये पता होना चाहिए कि x1 0 होगा तो क्या होगा, और आपके रिमेनिंग ऑप्शंस क्यों गलत हैं और क्यों सही है, ओके। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था क्वेश्चन नंबर 22, एंड they are given the Carnot cycle, okay, consider the two Carnot engine C1 and C2, ये आपको C1 C2 बोल दिए। उसके बाद रिजर्वायर 1 C1, रिजर्वायर 2 C2 एंड रिजर्वायर 3, ये आपको एक असेंबली दी है। द एफिशिएंसी ऑफ द C1 एंड C2 आर 0.4 एंड 0.35 रिस्पेक्टिवली। यानी ईटा 1 जिसको मैं एफिशिएंसी बोल दूं, अगर उसको डिनोट करें तो ईटा 1 यानी फर्स्ट इंजन की एफिशिएंसी है 0.4 एंड सेकंड की है 0.35। if the temperature of the reservoir R1 is 800 Kelvin, then the temperature of reservoir R3 is what? तो यहाँ में अगर रिजर्वायर 1 का टेम्परेचर T1, रिजर्वायर 2 का टेम्परेचर T2 एंड रिजर्वायर R3 का टेम्परेचर T3 से डिनोट करूं, तब आप मुझे बताइए ईटा जो कि होता है इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, इसका फॉर्मूला टेम्परेचर के टर्म्स में क्या होता है? वो होता है सिंक अपॉन टी सोर्स, यही होता है। तो अगर मैं फर्स्ट इंजन की बात करूं तो यहां पर हायर टेम्परेचर क्या है T1 एंड T2 क्या है लोअर टेम्परेचर। तो आप यहाँ पे ईटा 1 की वैल्यू रखिए 1 माइनस T2 अपॉन T1। आपको ईटा 1 की वैल्यू पता है 0.4 इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन 800। यहाँ से आप T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जो कि होगी 480 केल्विन। अगर आपसे एग्जाम में ये भी पूछा होता तो आप इसको भी टिक करते, बट आपको पूछा है ईटा 2, आपको पूछा है रिजर्वायर का टेम्परेचर थर्ड पे क्या होगा। तो आप लगाइए ईटा 2 इक्वल टू 1 माइनस T3 अपॉन T2, क्योंकि अब ये सिंक हो गया और ये सोर्स हो गया। तो ये आपको वैल्यू जो दी है वो है 0.35 इक्वल टू 1 माइनस T3 अपॉन 480, एंड T3 की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करके आएंगे वो होगी 312 केल्विन। देखा आपने कि ये कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स से लोग बहुत डरते हैं, और जो इसकी रेंज दी थी वो 311 टू 313, यानी कि आपकी जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में लाइज करनी चाहिए, और वो कर भी रही है, क्योंकि इसमें कोई भी मिस कैलकुलेशन की जगह नहीं थी कि जहां डेसिमल्स में वैल्यू चेंज हो जाए। तो आपका एक ही आंसर आएगा जो कि होगा 312। तो यहाँ पर सिंपली हमने कार्नोट इंजन की इफिशियंसी का फॉर्मूला लगाया है जो कि होता है 1 माइनस टी सिंक अपॉन टी सोर्स, ओके। आपको ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो ये ऐसे इन टर्म्स में आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एग्जाम में अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 31, कंसीडर द गैस फेज रिएक्शन N2O4 reversible reaction 2NO2 occurring in an isothermal and isobaric reactor maintained at 298 Kelvin and 1 bar.
The standard gives free energy change of the reaction at 298 Kelvin is G standard at 298 5253 joule per mole. The standard states are those of pure ideal gas at 1 bar. The equilibrium mixture in the reactor behaves as an ideal gas. The value of universal gas constant is 8.314 joule per mole per Kelvin. If 1 mole of pure N2O4 is initially charged to the reactor, the fraction of N2O4 that decompose into NO2 at equilibrium. आपको पूछा है जब आप अपने रिएक्टर में 1 मोल इंट्रोड्यूस करेंगे N2O4 का, तो उसमें से कितना परसेंटेज या कितना फ्रैक्शन NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और कितना ये बच भी जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आपको अभी ये पूछा है कि NO2 कितना बन गया, यहां पूछा है द फ्रैक्शन ऑफ N2O4 दैट डिकम्पोज इनटू NO2। यहां पर इस क्वेश्चन को ये भी पूछ सकते थे कि हाउ मच रिमेनिंग द N2O4। ओके, तो आप यहाँ पे घबराना नहीं और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। चलिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको स्टेप बताता हूँ, उन स्टेप्स को आप फॉलो करिए। इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी रिएक्शंस की स्टोइकियोमेट्री पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको स्टोइकियोमेट्री दे रखी है, N2O4 रिवर्सिबल रिएक्शन इज 2NO2। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है राइट द रिएक्शन एंड मोल्स बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या किया, रिएक्शन लिखी, उसके बाद आपने यहाँ मोल लिखे। बिफोर रिएक्शन कितना था, ये 1 मोल, ये 0 था। आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, हमने इसमें से अल्फा डिकम्पोज कर दिया, यानी अल्फा जो फ्रैक्शन है यही आपको फाइंड आउट करना है कि ये कितना डिकम्पोज हो गया। अब देखिए, अगर इसमें से अल्फा डिकम्पोज हुआ है तो एक अल्फा से यहाँ 2 अल्फा बनेगा, और अब जो टोटल मोल्स बचेंगे आफ्टर द रिएक्शन उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो टोटल मोल्स कैसे करेंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस अल्फा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप पढ़िए। सेकंड स्टेप में बोला है रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज एंड द रेट कांस्टेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेट कांस्टेंट है के, उसका रिलेशनशिप स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज के कैसा होता है। तो एक्सपोनेंट जो होता है, एक्सपोनेंट की पावर माइनस ऑफ डेल्टा जी स्टैंडर्ड डिवाइड आर टी। ओके, ये जो रिलेशनशिप होता है ये होता है रेट कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज का। तो आपको ये भी पता होना चाहिए रिलेशन, ये सेकंड स्टेप है। तो जब आपको ये रिलेशनशिप पता चल गया तो आप यहाँ से के की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि होगा एक्सपोनेंट टू द पावर माइनस डेल्टा जी की वैल्यू क्या है 5253 जूल पर मोल। और यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको आर की वैल्यू दी जाती है, तो आप ये ना सोचिएगा कि आपको आर की वैल्यू नहीं दी जाएगी। और मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि आर की वैल्यू कितनी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे उसकी यूनिट कोई भी हो। ओके, तो आप अपने एग्जाम में भी बैठकर मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड में आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, यहाँ टी की वैल्यू है 298 केल्विन, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो के की वैल्यू निकल कर आएगी 0.12। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या है आपका, थर्ड स्टेप है आपका रिलेशन बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड द मोल फ्रैक्शन। देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको अपने एग्जाम में शॉर्टकट नहीं पकड़ना है। अगर आप मेथड से चलेंगे ना तो हार्डली आपको 1 से 1.5 मिनट लगेगा, लेकिन आपका आंसर भी करेक्ट होगा, आपकी एक्यूरेसी भी 100% होगी। और आप जब दोबारा से अपने उसी एग्जाम में जब आप चेक करने आएंगे ना कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी रफ कॉपी में ढूंढने में। वरना मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं जिनकी रफ कॉपी होती एकदम खराब है, उनके मेथड्स भी उनको नहीं पता, और वो एक बार गो थ्रू हो जाते हैं, अपना टाइम कंज्यूम कर देते हैं, और जब वो लौट कर आते हैं एग्जाम में उसी क्वेश्चन को करने के लिए तो उनको दोबारा से जीरो से मेहनत करनी होती है।
और उसी में वो अपना टाइम वेस्ट करते जाते हैं और फिर बोलते हैं कि ये तो क्वेश्चन बना ही नहीं था। तो आपको सिंपली स्टेप बाय स्टेप करना है। मैं यहाँ पर धीरे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है। तो आप ऐसा मत समझना कि यहाँ पर ये टाइम कंज्यूमिंग है। आपको सिर्फ एक ही बार सीखना है और अगर आपको आ गया तो उसके बाद तो फिर आपको सिर्फ 1 या 2 मिनट लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप जो होता है रेट कांस्टेंट का रिलेशन, वो होता है के वाई ई टू दी पावर डेल्टा एन। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि पी क्या है और डेल्टा एन क्या है। तो पी तो है आपका प्रेशर जो आपने अपने रिएक्टर में मेंटेन करके रखा हुआ है, ओके। और यहाँ पे जो डेल्टा एन है वो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्टेंट। अब आपका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, 2 है, माइनस आपका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 1 है। तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो चलिए, अब यहाँ पर आप के वाई को कैसे लिखेंगे। के वाई होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। तो देखिए, अब के वाई को यानी कि मैं अगर वाई के टर्म्स में लिखूं तो जो NO2 होगा, तो NO2 अभी आपका कितना फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर देखिए आपके 2 मोल फॉर्म हो रहे हैं और आपके टोटल मोल्स कितने थे, 1 प्लस अल्फा। तो जब आप y को मतलब जो उसके फ्रैक्शन होंगे अगर आप उसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 अल्फा डिवाइड 1 प्लस अल्फा। और अब यहाँ की आप मॉलिक्यूलरिटी चेक करिए, यहाँ ये 2 मॉलिक्यूलरिटी का है तो इसके पूरे की पावर 2 लगा दीजिए। तो ये इसके लिखने का तरीका है। और अगर आप N2O4 की बात करें तो N2O4 के देखिए रिमेनिंग मोल्स कितने हैं, वो है 1 माइनस अल्फा और टोटल मोल्स कितने हैं, 1 प्लस अल्फा। और इसकी मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे 1 माइनस अल्फा डिवाइड 1 प्लस अल्फा। बस इन्हीं दोनों को आप रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K इक्वल टू के वाई की वैल्यू कैसे लिखेंगे आप, 2 अल्फा डिवाइड 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर एंड पूरे के डिवाइड क्या होगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई। ई की वैल्यू आपको 1 दे रखी है और डेल्टा एन की वैल्यू आपने 1 कैलकुलेट करी है। तो यहां पर आपने के की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जो कि है 0.12। देखिए यहां आप लिखिए 0.12 इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। यहां से आप ये कैलकुलेट करके आएंगे और जब आप यहां से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 0.17। अब देखिए यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर बच्चे कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तो जो निकल कर आया है वो है 0.17, ठीक है, और यही आपका आंसर भी है। तो चलिए सबसे पहले हम इस आंसर को टिक कर देते हैं। तो आपका आंसर हुआ राइट बी। अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि क्योंकि NO2 डबल है तो इसको डबल कर दिया जाए। अगर यही क्वेश्चन आपसे फिल इन द ब्लैंक में पूछ लेते और आपको ये ऑप्शन नहीं दिए जाते तब ये क्वेश्चन जो हो जाता वो बहुत टफ हो जाता, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके मेथड पर। आपने जो भी अप्रोच यहाँ पर यूज करी है और उस अप्रोच के बाद आपके पास जो आंसर आया है क्या आप उसको फिल करने का कॉन्फिडेंट रखते हैं। अगर हाँ तो आपका आंसर सही है। अगर आपने गलती से भी लास्ट में इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया होता, क्योंकि आप ये सोचते क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बना रहा है तो ये डबल डिकम्पोज होगा, जबकि वो आंसर आपका गलत हो जाता। ओके, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो देखिए इसमें कुछ नहीं था, बस ये 3 स्टेप आपको याद रखने। एक ये फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। आई होप आप इंजॉय भी किए होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, और साथ ही साथ आपकी जो कॉन्सेप्ट होंगे वो बहुत अच्छे से बिल्डअप हो चुके होंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन हिट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए
और गेट की प्रिपरेशन को बेस्ट रखिए। थैंक यू सो मच।